ठीक है मिस्टर डी फॉस्टर, यहाँ तक तो बात तय हो गई। फॉर्मूले बिल्कुल महफूज हैं और आप उन्हें किसी के हवाले भी नहीं करेंगे। आपको ये इल्म भी हो गया है कि किंग एटलस हारूत राबील के लिए काम कर रहा है और आपने अभी तक किसी पर ये जाहिर नहीं होने दिया कि आप हकीकत से बाखबर हैं। लेकिन आप हमारे सामने ये एतराफ कर चुके हैं। यकीनन आपने किसी न किसी हद तक हम पर एतमाद किया ही होगा, तभी तो बिला झिझक हमसे वो बात कहती जिसे आपने अभी तक सबसे पोशीदा रखा है। डी फॉस्टर बोला, ये गलत है कि मैंने तुम पर एतमाद करने के नतीजे में तुमसे इतनी बातें की हैं। हकीकत यह है कि अब मैं जुआ खेलना चाहता हूँ। मैंने हैरत से पलकें झपकाते हुए कहा, मैं समझा नहीं मिस्टर डी फॉस्टर, जुआ खेलने से आपकी क्या मुराद है? वो बोला, सुनो, वो बड़े नायाब और कीमती फॉर्मूले हैं, तुम उनकी कीमत और अहमियत का अंदाजा भी नहीं कर सकते। ये ऐसे कीमियावी और जौहरी हथियारों के फॉर्मूले हैं जिन पर अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। उनका इस्तेमाल ऐसी हौलनाक तबाही बर्पा कर सकता है जिसका अंदाजा लगाना भी क़ब्ल अज़ वक्त मुमकिन नहीं। अमेरिका की हुकूमत की तहवील से उन्हें चोरी करके डी फॉस्टर ने एक नामुमकिन किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया है। तुम्हें शायद इल्म न हो कि जल्दबाज जंगी ममालिक इन फॉर्मूलों के इवज मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन उनकी सौदेबाजी करने के लिए जिन सलाहियतों की जरूरत है उनसे मैं खुद तो महरूम हूँ ही। किंग एटलस और रोडेल्बो में भी वो सलाहियतें नहीं हैं। तहजीब ने बेसाख्ता कहा, इसीलिए तो किंग एटलस ने हमारी खिदमात हासिल की हैं। डी फॉस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी तो इसीलिए तुमसे इतनी बातें की हैं। मुमकिन है तुम लोग ये सौदा कराने में कामयाब हो ही जाओ। तहजीब खुश होकर बोली, यानी आप हमसे ये काम लेने के लिए तैयार हैं? डी फॉस्टर ने संजीदा होते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये काम तुम किंग एटलस के लिए नहीं बल्कि बराह रास्त मेरे लिए करोगे। मैंने कहा, ओह, और संभल कर बैठ गया। गुफ्तगू बड़े नाजुक और फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मैंने कहा, लेकिन वो हमें 10% कमीशन देने को तैयार है। डी फॉस्टर ने जोशीले अंदाज में कहा, मैं तुम्हें 50% दूंगा। जो रकम भी मिलेगी आधी तुम्हारी और आधी मेरी। बोलो, मंजूर है? मैंने हत्तुल इम्कान पुरसकून नजर आने की कोशिश करते हुए कहा, इतनी बड़ी पेशकश कौन ठुकरा सकता है मिस्टर डी फॉस्टर? लेकिन आप तो किसी पर एतमाद करने को तैयार ही नहीं है। बहुत बड़ी कामयाबी बड़ी आसानी से हासिल हो गई थी, इसलिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मारे जोश के तहजीब का तो चेहरा ही सुर्ख हो गया था, लेकिन उसने फौरन ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया ताकि डी फॉस्टर से अपने जज्बात छुपा सके। वैसे भी डी फॉस्टर ने तहजीब की तरफ नहीं देखा, वो तो पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे थी। डी फॉस्टर बोला, मैंने तुम पर कोई एतमाद नहीं किया है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक पेशकश की है। इस आधी रकम के इवज तुम फॉर्मूलों की फरोख्त में मेरी मदद करो। उसके बाद किसी पुरसकून मकाम तक पहुंचने के लिए भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। कोई ऐसी जगह जहां मैं अपनी बकिया जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। मैंने कहा, ऐसे कामों में बाहमी एतमाद बहुत जरूरी होता है। शुकुक व शुबहात की फजा में इस किस्म के काम सर अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है। डी फॉस्टर बोला, ये ख्याल भी जहन से निकाल दो। मेरे लिए काम करना है तो ऐसे ही करना होगा। मैं कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा, आपने इस बात पर गौर कर लिया है कि हम इस तमाम गुफ्तगू से किंग एटलस या रोडेल्बो को भी आगाह कर सकते हैं? वो बोला, इसीलिए तो मैंने कहा था कि मैंने जुआ खेलने का फैसला कर लिया है। तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई ना कोई नतीजा तो हर हाल में निकलेगा। मुझे मस्बत या मनफी से ज्यादा गरज नहीं है। मैंने सवालिया नजरों से तहजीब की तरफ देखा। वो किसी सोच में डूबी हुई थी। चंद लम्हों बाद उसने सर उठाकर कहा, अभी तक तो इब्तिदाई गुफ्तगू है और हमें तफसीलात भी तय करनी है। आपको बहुत से मामलात में हम पर यकीन करना ही पड़ेगा। डी फॉस्टर बोला, मैं साइंस की दुनिया का आदमी हूँ जहाँ यकीन की सरहदें नजरियात के तजुर्बात में ढलने के बाद शुरू होती हैं। मैं ठोस चीजों पर यकीन करने का कायल हूँ। वो चीजें जिनका कोई वजूद न हो या वो बातें जिन पर मुस्तकबिल के दबीज पर्दे पड़े हुए हों, उन पर यकीन करना मेरी फहम से बालातर है। मेरा जी चाहा कि या तो अपना सर पीट लूं या फिर डी फॉस्टर का सर पीट डालूं। उसे अपनी अहमियत का पूरा एहसास था, इसीलिए तो हर बात में एक फलसफा बयान कर रहा था। उसे ये अंदाजा भी था कि उसकी जरूरत के मुकाबले में हमारी जरूरत ज्यादा शदीद है और वो जो बकवास भी करेगा हम उसे सुनने के लिए मजबूर होंगे। दफतन मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तल्ख लहजे में कहा, सुनो डी फॉस्टर, जिस तरह तुम ठोस चीजों के कायल हो उसी तरह मैं भी ठोस चीजों का कायल हूँ। जिस तरह तुम्हें हम पर एतमाद नहीं है उसी तरह मुझे भी तुम पर एतमाद नहीं है। जिस तरह तुम हमारी तरफ से मशकूक हो उसी तरह मैं भी तुम्हारी तरफ से मशकूक हूँ। तहजीब ने हैरत से मेरी तरफ देखा, अगरचे मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने कहा, जिस तरह हम तुम्हें धोखा दे सकते हैं उसी तरह तुम भी हमारे साथ धोखा कर सकते हो। बताओ हम तुम पर कैसे यकीन करें? मेरे लबो लहजे और मेरे अंदाज से डी फॉस्टर बुरी तरह बौखला गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उससे इस अंदाज में बात करूंगा। वो तो अपने तई मास्टर ऑफ सिचुएशन बना बैठा था। वो सकते किसी आलम में मुझे देखता रह गया।
चंद लम्हे किसी बुत की तरह साकित और सामत रहने के बाद उसके लब हिले। बोला, मैं तुम्हारी बात तस्लीम करता हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या धोखा कर सकता हूँ। मैंने जमीन पर जोरदार घूंसा रसीद करते हुए कहा, पहले बेएतमादी का इजहार तुमने किया था, इसलिए पहले तुम बताओगे कि तुम्हें हमारी तरफ से किस किस्म के धोखे का खतरा है। वो बोला, तुम किंग एटलस या रोडेल्बो को ये सारी बातें बताकर मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हो। मैंने मुतहज्जराना अंदाज में कहा, तुम किस किस्म के आदमी हो डी फॉस्टर? एक तरफ तो अक्लमंदी की बातें करते हो और दूसरी तरफ बेवकूफी की इंतहा कर देते हो। भला किंग एटलस या रोडेल्बो के इल्म में ये सारी बातें लाकर हमें क्या फायदा हो सकता है? छोटा मोटा मामला होता तो इसका इम्कान था, लेकिन इतनी खतीर रकम अपने हाथों से जाया करना कौन पसंद करेगा? डी फॉस्टर बोला, तुम किंग एटलस के नुमाइंदे बनकर यहाँ आए थे। मैंने तुम्हें ज्यादा बड़ी रकम की पेशकश की तो तुमने अपनी वफादारियां तब्दील कर ली। कल तुम्हें किसी मुल्क के एजेंट ने इससे भी बड़ी पेशकश कर दी तो तुम मेरे साथ भी धोखा कर सकते हो। मैंने कहा, इसका जवाब तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूं कि मसरूका फार्मूले तुम्हारे कब्जे में हैं। डी फॉस्टर ने हैरत से मुझे देखा। बोला, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी तक मसरूका फार्मूले मेरे कब्जे में हैं, फिर इस बात पर यकीन न करने का क्या जवाज है? मैंने कहा, कमाल है डी फॉस्टर, तुम तो एक साइंसदान हो। खुद ही कह भी चुके हो कि जब तक नजरियात को तजुर्बात के सांचे में न ढाल दिया जाए, यकीन की सरहदें शुरू नहीं हो सकती। फिर तुम दूसरे शख्स से ये तवक्को कैसे कर सकते हो कि वो महज तुम्हारी कही हुई बात पर यकीन कर ले? डी फॉस्टर ने मायूसाना अंदाज में कहा, फिर इस बात का फैसला कैसे हो सकेगा? मैंने कहा, बहुत आसान है। तुम या तो हमें उस मकाम से आगाह कर दो जहां तुमने फॉर्मूले छुपाए हैं, या फिर हमें वो फॉर्मूले दिखा दो, हमें यकीन आ जाएगा। डी फॉस्टर बोला, तुम एक नामुमकिन फरमाइश कर रहे हो। मैं बड़ी वजाहत से बता चुका हूँ कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बता सकता। मैंने तुर्की बतुर्की कहा, तुम उससे भी ज्यादा नामुमकिन फरमाइश कर रहे हो। फॉर्मूले देखे बगैर कोई मुल्क कैसे सौदेबाजी कर सकता है? डी फॉस्टर बोला, सब जानते हैं कि फॉर्मूले मेरे पास हैं, इसीलिए तो उनके एजेंट मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कहा, उन्हें तवक्को है कि फॉर्मूले तुम्हारे कब्जे में हैं, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। लेकिन ये सब वो लोग हैं जो तुमसे वैसे ही फॉर्मूले हासिल कर लेना चाहते हैं। जब भी सौदेबाजी का मरहला आएगा और मामला एक खती रकम अदा करने का होगा, इनमें से हर एक रकम की अदायगी से कबल ये यकीन करना चाहेगा कि जिस पार्टी से वो सौदेबाजी कर रहा है, फॉर्मूले वाकई उसके कब्जे में हैं भी या नहीं। महज जबान से कह देने से तो कोई भी रकम अदा नहीं करेगा। डी फॉस्टर ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हारी बात दिल को लगती है, लेकिन खुद को मेरी जगह रख कर सोचो और बताओ कि मैं क्या करूं। मैंने कहा, अगर जबानी कलामी सौदेबाजी मुमकिन होती तो मैं ये मशहूर करा देता कि डी फॉस्टर ने फॉर्मूले मेरे हवाले कर दिए हैं। उसके बाद खुद उन लोगों से सौदेबाजी करता, बल्कि कई पार्टियों से सौदेबाजी करके रकम वसूल करता और उसके बाद फरार हो जाता। कैसा आइडिया है? डी फॉस्टर ने भर्राई हुई आवाज में कहा। इस बात पर पहले ही मेरा यकीन बहुत पुख्ता हो चुका है कि कोई शख्स भी एतबार के लायक नहीं होता। अगर तुम मुझे डबल क्रॉस करने के मंसूबे बना रहे हो तो इससे मुझे कोई सदमा नहीं पहुंच सकता। मुझे तो इससे ज्यादा की तवक्को है। मैंने कहा, तुम अहमक हो मिस्टर डी फॉस्टर। मैंने तो एक मफरूजा पेश किया है। दर हकीकत मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जिसका जो हक है वो उसी को मिले। डी फॉस्टर बोला, तुम्हारी सुखन तराजियां मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। महज ज्यादा रकम के लालच में अपनी वफादारियां तब्दील करके तुमने खुद को नाकाबिल एतमाद साबित कर दिया है। मैंने कहा, मामला अगर सिर्फ रकम का होता डी फॉस्टर तो मैं हरगिज आमादा न होता, लेकिन मामला सिर्फ रकम का नहीं है। मेरे और किंग एटलस के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था। तुमसे मिलकर मालूम हुआ कि उसने मुझसे गलत बयानी की थी। उसका असल मकसद कुछ और है। ये मालूम हो जाने के बाद हम उसके लिए काम करने के पाबंद नहीं रहे। इस दौरान तुमने हमें एक पेशकश कर दी। हमने तुम्हारी पेशकश इस वजह से कबूल कर ली कि किंग एटलस ने हमें धोखा देने की कोशिश की थी। मुझे ये बात कभी पसंद नहीं रही कि कोई शख्स मुझे तारीकी में रख कर अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करे। बात समझ में आ गई या मजीद वजाहत करूं? वो बोला, नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया, लेकिन वो फॉर्मूले मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, तुमने खुद भी तो इस सिलसिले में कुछ सोचा होगा। तुम हमसे क्या और किस तरह काम लेना चाहते हो? वो बोला, सबसे पहले तो तुम मुझे यहाँ से रिहा कराने का बंदोबस्त करोगे। मुझे किसी महफूज मकाम पर पहुँचाने के बाद फॉर्मूलों की सौदेबाजी का मरहला शुरू होगा। रकम की वसूलियाबी के लिए मैं तुम्हें प्लान दूंगा। तुम्हारे हिस्से की आधी रकम तुम्हें फौरन ही नहीं मिल जाएगी, बल्कि पहले तुम मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचाओगे जहां मैं सुकून से बकिया जिंदगी बसर कर सकूं। वहां पहुंचने के बाद मैं तुमसे एक तहरीरी मुआहिदा करूंगा और उसके साथ ही तुम्हारे हिस्से की रकम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैंने कहा, तुम्हारे मंसूबे में कई सुकुम हैं।
बुनियादी बात तो यह है कि फॉर्मूलों की मौजूदगी के बगैर उनका सौदा करना नामुमकिनात में से है। इसके अलावा ये कि इस सिलसिले में कोई तहरीरी मुआहिदा करना भी मुमकिन नहीं। वो बोला, फर्ज करो कि मैं फॉर्मूले तुम्हें दिखा दूं और तुम काबिल एतबार भी साबित हो, यानी उन्हें लेकर न भाग जाओ। तब भी इस बात की क्या जमानत होगी कि जिस पार्टी से तुम सौदा करोगे वो तुमसे फॉर्मूले जबरदस्ती छीनने की कोशिश नहीं करेगी। मैंने कहा, तुमने पहली बार कोई माकूल बात की है और माकूल बातों का जवाब देकर मुझे खुशी होती है। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने उन फॉर्मूलों को समझने की कोशिश की थी? डिफॉस्टर बोला, यकीनन की थी। उन फॉर्मूलों का ताल्लुक मेरी फील्ड से ही है, मुझे उनसे दिलचस्पी भी है। अगर मैं नफी में जवाब दूं तो ये बात ताज्जुबखेज होगी। मैंने कहा, ये बताओ कि तुम उन फॉर्मूलों को समझने में किस हद तक कामयाब हुए? डिफॉस्टर एक बार फिर भड़क उठा। बोला, तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, इस सवाल के जवाब पर मेरे मंसूबे का दारोमदार है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मुझे महज ये बता देने से कि तुमने उन फॉर्मूलों को समझ लिया है या नहीं तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिफॉस्टर ने मुझे मशकूक नजरों से घूरते हुए कहा, तुम पहले आदमी हो जिसने मुझसे इस किस्म का सवाल किया है। मैंने कहा, अगर तुमने इस बात में जवाब दिया तो वो पहला आदमी भी मैं ही हूँगा जो फॉर्मूलों की सौदेबाजी के लिए कोई काबिल अमल मंसूबा पेश करेगा, एक ऐसा मंसूबा जो हमें यकीनी कामयाबी से हमकनार करेगा। फॉस्टर बोला, हाँ, वो फॉर्मूले पूरी तरह मेरी समझ में आ गए हैं, लेकिन वो इतने पेचीदा और तवील हैं कि उन्हें याद रखना नामुमकिनात में से है। मैंने कहा, फॉर्मूले याद होने या न होने से मुझे कोई गरज नहीं, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुमने उन्हें समझ लिया है। डिफॉस्टर ने उलझे हुए अंदाज में कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि इससे फॉर्मूलों की सौदेबाजी में क्या फायदा उठाया जा सकता है। मैंने कहा, बताता हूँ। हमारे सामने सबसे पहला मरहला ये है कि तुम्हें यहाँ से किस तरह बाहिफाजत निकाल कर ले जाएं। फॉस्टर बोला, ये सोचना तुम्हारा काम है कि मुझे यहाँ से कैसे निकालोगे। मुझे तो ये बताओ कि फॉर्मूलों की सौदेबाजी के लिए क्या करोगे। मैंने कहा, किसी महफूज जगह पहुंचने के बाद हम अगला कदम उठाएंगे। चूंकि तुमने फॉर्मूलों को समझ लिया है, मैं बोलते बोलते रुका। फिर मैंने पूछा, क्या तुम उन फॉर्मूलों को इस तरह तकसीम कर सकते हो कि वो बेकार होकर रह जाएं और किसी की समझ में ना आ सकें? डिफॉस्टर ने हैरत से पलकें झपकाते हुए कहा, मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि वो फॉर्मूले किस शक्ल में तुम्हारे पास हैं, लेकिन सौदेबाजी के लिए हमें उसकी नकल दरकार होगी। क्या उन फॉर्मूलों की नकल तैयार हो सकती है? वो बोला, नकल तो तैयार हो सकती है, लेकिन। मैंने कहा, बस, तो हम जिस पार्टी से भी सौदेबाजी करेंगे उन फॉर्मूलों की अधूरी नकलें फराहम करेंगे, ऐसे अधूरे फॉर्मूले जिनसे कोई फायदा न उठाया जा सके। डिफॉस्टर ने कहा, हाँ, ये हो सकता है। मुझे हैरत है कि ये ख्याल मेरे जहन में क्यों नहीं आया। मैंने कहा, इसलिए कि ये तुम्हारी फील्ड नहीं है, वरना दर हकीकत ये बिल्कुल सामने की बात है। वो बोला, लेकिन चक्कर वही है, मैं तुम पर एतबार कैसे कर लूं? अगर उन लोगों की तरह तुमने भी मुझे धोखा दिया तो? मैंने कहा, मैं तुम्हें इस बात के लिए मजबूर कर दूंगा कि तुम हम पर एतबार कर लो। डिफॉस्टर भड़क कर खड़ा हो गया। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, मैं तुम्हें फॉर्मूलों की हवा भी नहीं लगने दूंगा। मैंने हाथ हिलाकर बेपरवाही से कहा, बैठ जाओ डिफॉस्टर, तुम गलत समझ रहे हो। मजबूर कर देने से मेरी मुराद हरगिज वो नहीं थी कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जाएगी। फॉस्टर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे उन लोगों से भी बढ़कर मालूम होते हो। जरूर तुमने मुझ पर तशद्दुद करने का इरादा कर रखा है, लेकिन याद रखो, तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तुम मेरे कहने पर खुद ब खुद अमल करने लगोगे। फॉस्टर बोला, मैं किसी के कहने पर अमल नहीं करूंगा। किसी के कहने पर क्यों अमल करूं? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जो मेरा जी चाहेगा वही करूंगा। मैंने कहा, तुम्हारा बुनियादी मसला ये है कि तुम अदम तहफ्फुज के एहसास का शिकार हो। मैं तुम्हें वो तहफ्फुज मुहैया करूंगा जिसके बाद तुम सारे अंदेशों से बेनियाज हो जाओगे। उस वक्त अगर तुम मेरी तजावीज से मुत्तफिक हुए तो उन पर अमल करना, वरना तुम उसके लिए मजबूर नहीं होगे। डिफॉस्टर ने मुतमईन होकर बैठते हुए कहा, अगर तुम वाकई मुझे इस किस्म का तहफ्फुज फराहम करने में कामयाब हो गए जिसके बाद मुझे तुम्हारी तरफ से भी खतरा न रह जाए, तो मैं वो फॉर्मूले अधूरी शक्ल में तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैंने कहा, बेफिक्र रहो डिफॉस्टर, हर काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा, लेकिन तुम बदगुमानियों को अपने दिल में जगह नहीं दोगे। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर तहजीब ने मोहरे सुकूत तोड़ी। उसने कहा, जिन ममालिक से सौदेबाजी की जाएगी जाहिर है वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो बददियानती पर उतर आएं, अधूरे फॉर्मूले लेकर भाग जाएं और उन पर काम करने के बाद उन्हें मुकम्मल कर लें? डिफॉस्टर हंसने लगा, बोला, तुम इस फील्ड से नावाकिफ हो इसलिए ऐसी बात कर रही हो। ये इतना आसान काम नहीं है। किसी अधूरे फॉर्मूले को मुकम्मल करने से आसान बात तो यह है कि नया फॉर्मूला बना लिया जाए। इस बात से सभी वाकिफ हैं और ऐसी हिमाकत का इर्तिकाब कोई नहीं करेगा।
मैंने कहा इसके अलावा हम जिस पार्टी से भी बात करेंगे उसे ये तासुर देंगे कि अधूरे फार्मूलों की नकलें हमने दीगर ममालिक के हवाले भी की हैं, और जो मुल्क भी बेहतर कीमत अदा करेगा और पहले अदायगी करेगा फार्मूले उसी के हवाले किए जाएंगे। डी फॉस्टर ने तारीफी लहजे में कहा, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। इस तरह वो दबाव में आ जाएंगे और सौदा करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने कहा कोई भी सौदा अपनी मर्जी के मुताबिक तय करने के लिए जरूरी होता है कि मद्दे मुकाबिल को सौदा करने पर मजबूर कर दिया जाए। ये तो कारोबार का बुनियादी उसूल है। डी फॉस्टर ने तशवीशनाक लहजे में कहा, तुम खुलेआम सौदेबाजी करोगे, क्या इससे तुम्हारी जिंदगी को खतरा लाहक नहीं होगा? मैंने बेपरवाही से कहा, इतनी बड़ी रकम के लिए तो मैं कई बार अपनी जिंदगी खतरे में डाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी जिंदगी की क्या फिक्र पड़ गई? वो बोला, तुम लोग मेरी पहली और आखिरी उम्मीद हो। तुम्हारी गुफ्तगू से ही अंदाजा होता है कि तुम ये काम कर सकोगे। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा। मैंने कहा, बेफिक्र हो मिस्टर डी फॉस्टर, हमें उन लोगों से निपटने के तमाम गुर आते हैं, हम पर उनका कोई दाव नहीं चल सकेगा। फॉस्टर बोला, सवाल यह है कि पहला मरहला ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। किंग एटलस और रोडेल्बो जैसे खबीस लोगों के चुंगल से तुम मुझे कैसे निकालोगे? मैंने कहा, खबीसों के लिए मैं उनसे बढ़कर खबीस साबित होता हूँ डी फॉस्टर। ये लोग तो बच्चे हैं, तुम देखते जाओ, मैं बड़ी सफाई से तुम्हें इनके दरमियान से निकाल ले जाऊंगा। मुझे और तहजीब को वहीं रुकना था, इसलिए डी फॉस्टर के सामने कोई बात करना मुमकिन नहीं था। मैं महसूस कर रहा था कि तहजीब मुझसे बात करने के लिए बेचैन है, मगर जाहिर है उसका मौका नहीं था। कुछ देर बाद एक शख्स रात का खाना लेकर आया। मैंने उसके जरिए रोडेल्बो को पैगाम भिजवाया कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो शख्स जरा ही देर बाद हमें लेने आ गया। रोडेल्बो से मिलने हमें उसके कैंप जाना पड़ा। उसने हमें देखते ही बड़ी बेचैनी से पूछा, कहो कुछ कामयाबी हुई? मैंने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए पूछा, किंग एटलस से कोई राब्ता हुआ? वो बोला, हाँ, उसका पैगाम मौसूल हुआ है। वो तुम्हारी सलामती पर बेहद खुश है। तुम्हारे बारे में कह रहा था कि तुम ऐसी आला सलाहियतों के मालिक हो कि खराब तरीन सूरत हाल में भी अपना दिफा कर सकते हो। मैंने कहा, रास्ते में जिन लोगों ने हम पर हमला किया था उनके बारे में कोई इत्तला? रोडेल्बो ने कहा, तबाहशुदा हेलीकॉप्टर और कारों का मलबा ढूंढने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। उन लोगों की मस्ख शुदा लाशें भी मिल गई हैं जो तुम्हारे हाथों हलाक हुए थे, लेकिन हमने सारी लाशें और मलबा ठिकाने लगा दिया है ताकि हुकूमत को इस सिलसिले में कोई वाज़ेह सुराग न मिल सके और हम सुकून से अपना काम जारी रख सकें। मैंने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन खदशा है कि उन लोगों के साथ ही किसी वक्त भी यहाँ पहुंच सकते हैं। रोडेल्बो ने कहा, यह किंग एटलस का कैंप नहीं है, चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी बिखरे हुए हैं। अगर उन्होंने इस तरफ का रुख किया तो उन्हें पछताना पड़ेगा। मैंने कहा, खैर तुम ये बताओ कि क्या डी फॉस्टर तुम लोगों की तरफ से मशकूक हो गया है? रोडेल्बो संभल कर बैठ गया। उसने तशवीश ज़दा लहजे में पूछा, क्या उसने हम पर किसी किस्म के शुबे का इजहार किया है? मैंने कहा, वो हमसे गुफ्तगू करते वक्त बेहद मोहतात था। फॉर्मूलों के लिए उसने शर्त आयद की है कि वो इसी वक्त किसी के हवाले किए जा सकते हैं जब उनका सौदा उसके सामने तय पा जाए। रोडेल्बो ने कहा, इस बात पर तो वो शुरू से ही अड़ा हुआ है, हालांकि उसकी ये जिद मुनासिब नहीं। उसे चाहिए कि अव्वलीन फुर्सत में या तो फार्मूले हमारे हवाले कर दे या फिर हमें उस जगह से आगाह कर दे जहां उसने फार्मूले छुपाए हैं। देखो ना, दुश्मन के हाथ किसी वक्त भी वहां तक पहुंच सकते हैं। हमारी तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मैंने कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने उसे शीशे में उतार लिया है। रोडेल्बो ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, ओह, तो क्या तुम उससे फार्मूलों के बारे में मालूम करने में कामयाब हो गए हो? मैंने कहा, अभी तो नहीं, लेकिन मुझे तवक्को है कि बहुत जल्द हम उसे ऐसी मंजिल तक पहुंचा देंगे जहां हमसे कुछ छुपाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। रोडेल्बो ने कहा, मैं इस बात पर सिर्फ हैरत का इजहार ही कर सकता हूँ। हम लोग तो थक हार कर खामोश हो बैठे थे। मैंने कहा, अब मैं इस सिलसिले में किंग एटलस से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा और ये इंतहाई परेशान कुन मामला साबित होगा। रोडेल्बो ने कहा, इतनी सी बात के लिए वापस जाने की क्या जरूरत है? मैं यहीं से उससे तुम्हारी बात कराए देता हूँ। मैंने चौंक कर कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि किंग एटलस भी यहाँ पहुंच चुका है? रोडेल्बो हंस पड़ा, बोला, वो यहाँ नहीं आया, ट्रांसमीटर पर मैं उससे तुम्हारी बात करवाऊंगा। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे पास ट्रांसमीटर भी मौजूद है, इससे तो वक्त की बड़ी बचत हो जाएगी। रोडेल्बो ने कहा, फौरी तौर पर तो राब्ता करना मुमकिन नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें कम से कम 1 घंटा इंतजार करना होगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इतनी देर इंतजार करने में कोई हर्ज है ही नहीं, हम बड़ी जहमतों से बच जाएंगे। वो बोला, तो ठीक है, मैं इसका इंतजाम किए देता हूँ। और कोई काम? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब किंग एटलस से बात करने के बाद ही डी फॉस्टर के पास वापस जाऊं, और इस दौरान हम आपस में भी कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। रोडेल्बो ने कहा, अरे ये पूरा कैंप तुम्हारा है,
जहां चाहो घूमो फिरो, कौन तुम्हें रोक रहा है? मैंने कहा, मैं इस वक्त किसी चक्कर में नहीं उलझना चाहता। क्या इस तरह हमारा खुलेआम घूमना मुनासिब होगा? वो बोला, ये रोडेल्बो का कैंप है, किंग एटलस का नहीं। किसकी मजाल है कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे? तुम बेखौफ खतर यहाँ घूम फिर सकते हो। मैं और तहजीब बाहर कैंप में निकल आए। रात भीग चुकी थी और नशेबाजों के हंगामे उरूज पर थे। खेमों और छोलदारियों के दरमियान टोलियों की सूरत में बैठे हुए आवारा गर्द धुएं के मरगूले उड़ा रहे थे। एक मुनासिब सी जगह देखकर हम बैठ गए।